हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष त्यागी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज स्टार्ट करेंगे बेटा हम मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में जो हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था बेटा जी, उसका भी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो और धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको आगे के भी क्वेश्चन आते रहें। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की फर्स्ट लेक्चर के रिवीजन से। यहां पर हमने मोल कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको मोल के बारे में बताया था और कहा था कि मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, या हम कहेंगे मोल जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, कॉमन लाइफ में अगर आप किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट डिफाइन करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो आप या तो ये कह सकते हैं कि भाई इस सब्सटेंस के मैंने इतने पार्टिकल लिए, मतलब गिनकर बता सकते हो 1 2 3 4 5 6, या फिर उस सब्सटेंस का वेट बता सकते हो कि मैंने इतने ग्राम ये सामान लिया, इतने ग्राम वो सामान लिया। या फिर कोई आपके पास मैटर ऐसा होगा या कोई सब्सटेंस जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो भाई उसकी हमें वॉल्यूम पता हो, तो हम वॉल्यूम के बेसिस पर भी जो है अमाउंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो अमाउंट होती है उसको हम क्या कहेंगे बेटा जी, जो अमाउंट होती है सब्सटेंस की उसको हमने 3 पार्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया। जैसे कि हो सकता है कि बेटा जी किसी चीज की अमाउंट दे रखी हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा, हो सकता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट वो एटम को कह रहा हो, या हो सकता है कि किसी भी एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के अंदर वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हो। तो कहीं पर लिखा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के अंदर मॉलिक्यूल भी आते हैं, एलिमेंट भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, प्रोटॉन भी आते हैं, मतलब दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम कहेंगे। दूसरा होगा हमारे पास क्या बेटा जी, वेट यानी मास। हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मास से भी डिफाइन कर सकते हैं। और तीसरी होगी बेटा जी हमारे पास वॉल्यूम। लेकिन केमिस्ट्री में एक कॉमन अमाउंट हम यूज करते हैं जिस पर बेसिस हम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं, जिसका नाम है मोल। लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी है बेटा कि इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, मास को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, और वॉल्यूम को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। अब जरा एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कहता हूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था कि मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट, कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, आप यदि उसको बेटा जी एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएगा। और एवोगैड्रो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है Na, वो बराबर होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। हो सकता है कि किसी बुक में 6.023 भी लिखा रहे तो बात चल जाएगी, वो इतना ही अप्रोक्सीमेशन चलता है। अब बात करेंगे बेटा जी मास की। यदि किसी सब्सटेंस की अमाउंट मास में दे रखी हो, यानी उसका वेट दे रखा हो ग्राम में, तब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मोल का फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो मोलर मास यूज करते हैं, या फिर अगर कोई एलिमेंट दे रखा हो तो वहां पर गिवन मास बाय एटॉमिक मास भी चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे पास। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम दे रखी हो तो उस वॉल्यूम को भी हम जो है मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी आप बेटा जी बुक्स उठाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो आप प्रीवियस ईयर बेटा जी आईआईटी जेईई के क्वेश्चन लगाएं, ज्यादातर जब कभी भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये वॉल्यूम किसी क्वेश्चन में गिवन होती है बेटा जी ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। और किसी क्वेश्चन के अंदर यदि ऐसा लिखा हुआ है एट एसटीपी, क्या लिखा होगा, एट एसटीपी, तो एसटीपी का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई, एस माने स्टैंडर्ड। आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि एस माने तो सन्नी देओल होता है सर, बेटा यहां पर हमें सन्नी देओल नहीं लगाना, स्टैंडर्ड की बात करेंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर टी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। और पी का माने प्रियंका चोपड़ा नहीं, यहां पर आएगा प्रेशर। अब हम ये सोचते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है ये क्या है। बेसिकली बेटा क्या होता है कि बहुत सारे जो डेटा हम रखते हैं थर्मोडायनेमिकली, उनके सारे एक्सपेरिमेंट हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ही करते हैं। और वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है लैब की,
उसके अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो टेम्परेचर रखा जाता है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको 273 केल्विन भी कहते हैं। यहां पर के जो है वो केल्विन को रिप्रेजेंट करता है, ये मत सोचना किसी कल्लू बल्लू को कर रहा होगा बेटा। और जो प्रेशर होता है वो हम बेटा जी लेते हैं प्रेशर कितना 1 atm। अब आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा, जब आप बहुत सारी बुक उठाओगे, मान लो हो सकता है कि आप एनसीईआरटी उठाते हैं, हो सकता है कि आप एमटीजी उठाते हैं, मॉडर्न एबीसी उठाते हैं, या प्रदीप सरदीप कोई भी आपके पास बुक उठाते हैं, आप किसी भी टाइप की हो, वहां पर क्या होता है कि सिर्फ फॉर्मूला यही नहीं होता जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं। 22.4 इंटू में n, जहां पर v होता है वॉल्यूम और n होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। कुछ बच्चे ऐसा भी देखेंगे कि किसी बुक में ऐसा लिखा होगा कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.7 इंटू में n। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, या ये वाला फॉर्मूला हमें कब यूज करना है। तो देखो बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कभी भी प्रेशर 1 atm दे रखा हो, या किसी क्वेश्चन के अंदर प्रेशर दे ही ना रखा हो, ठीक है भाई, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रेशर नहीं देते तो हम मान लेते हैं कि वो 1 atm ही होगा, तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे जनरली v इक्वल्स टू 22.4 इंटू में n। लेकिन अगर हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर देखा कि जो प्रेशर है हमारे पास, इफ गिवन प्रेशर अगर हमारे पास 1 बार हुआ, क्या हुआ बेटा 1 बार। अब ये बार डिस्को डांस वाला बार नहीं है, ये बार कौन सा है, प्रेशर की यूनिट है। अगर प्रेशर आपको 1 बार में दिया होगा तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू 22.7 इंटू में n। तो इसकी हेल्प से आप इन जो भी फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, इस पर बेस्ड मैंने आपको एक डीपीपी दी थी बेटा। और उस डीपीपी में क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन हुआ क्या था कि डीपीपी के क्वेश्चन आपके पास अलग थे और आंसर की अलग थी बेटा, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गया था। लेकिन मैंने आपको जो वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए थे उनके अंदर सारे के सारे आंसर करेक्ट थे, तो वहां से आप उनको मैचअप कर लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील कर लेंगे। तो बेटा इन क्वेश्चंस पे मैंने कल भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आज भी हम थोड़े से कॉन्सेप्ट मतलब कुछ क्वेश्चन इनके ऊपर करेंगे और आगे बेटा जी बढ़ते जाएंगे। चलिए भाई, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को हमें समझना है पहले कि क्या पूछना चाहता है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर मैं शॉर्ट ट्रिक समझाऊं, तो बच्चे ये मत समझना बेटा कि हमें फाइनल आंसर कैलकुलेट करके ही दिखाओ, 1 2 3 4 में ही चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना है। देखो कुछ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, गधों की तरह लोड नहीं लेना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अब इसने एक बात बताओ बेटा, क्या बताया इसने कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाहता है कि 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो इसने कोई ज्यादा अलग इंफॉर्मेशन नहीं दी हमें, ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही पता थी कि 1 मोल के अंदर तो 6.023 कह सकते हैं कि हम 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 कर सकते हैं, या कुछ बच्चे इसको 0.22 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स भी समझ सकते हैं। लेकिन इसका यूज इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा है नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहां पर आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा जी, और फिर आप क्वेश्चन करेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है पहले आप देखेंगे कि ये तो सर एक तरह की ट्रिक हुई कि हमें पूरा आंसर सॉल्व भी करना नहीं पड़ा और हमारा आंसर भी आ गया। जैसे वी नो दैट कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास, या गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये बात हमें पता है कि नहीं पता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये Hg, सॉरी इसको आप ठीक कर लेंगे बेटा, ये एक्चुअल में हमारे पास दे रखा है हीलियम, He मानेंगे, और यहां पर भी इसको क्या कर लेंगे, He मान लेंगे, हीलियम है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि हर एलिमेंट का आपको वेट दे रखा है। एटॉमिक मास आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा, जब आप 10th क्लास करके आए हो, तो हम लोग कहेंगे कि भाई यहां पर सबका वेट दे रखा है, और हम इस फॉर्मूले के हिसाब से एक और बात भी जानते हैं कि मोल बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास, और मोल का एक और फॉर्मूला भी है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। हम बहुत आसानी से ये बात जानते हैं कि एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स यानी कांस्टेंट होती है। सभी के लिए ये क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिलेशन से हमें यह बात पता लगी कि मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल।
मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या बात पता लगी हमें कि अगर हमें किसी सब्सटेंस के मोल पता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर उसके पार्टिकल भी कितने हैं। माना हम कंपेयर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स को, हमें पता है कि एक के मोल 1 है, एक के मोल 2 है, एक के मोल 3 है, एक के मोल 4 है, मतलब कंपैरिजन करते गए। फिर हम बेटा जी नंबर ऑफ पार्टिकल तो उसके अंदर ज्यादा होंगे ना जिसके अंदर नो मोल्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ये रिलेशन कहता है कि जितना ज्यादा मोल्स की वैल्यू उतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू, राइट। तो इस बेटा सीक्वेंस से हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा, हमें हिंट भी मिल जाएगा और हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक भी कर सकते हैं। तो हमें यहां पर टाइम बचाना है, ना कि हमें एग्जैक्टली प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आईआईटी के अंदर करोगे तो आप लोग जानते हैं कि आपको 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आईआईटी के। तो वहां पर आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी दिखाना है, चीजें सीखनी भी है और अभी से सीखनी है। तो जरा देखो भाई, हम लोग जानते हैं कि मैं इसका मोल अगर कैलकुलेट करना चाहूं ए ऑप्शन के लिए, कि ए ऑप्शन के अंदर दिया है 4 ग्राम हीलियम। अगर मैं मोल कैलकुलेट करता हूं तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, और गिवन मास इसका दे रखा है 4, एटॉमिक मास होता है हीलियम का कितना, 4 ग्राम। तो क्या मैं इसको 4 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 4 को 4 से डिवाइड करने पर यहां पर क्या आएगा, 1 मोल, राइट और रॉन्ग। आपने कहा कि सर ये बात तो ठीक है। अब जरा देखो बी ऑप्शन में हमें पता है कि 46 ग्राम Na दे रखा है। चलो बी के लिए देख लेते हैं बेटा, बी में हमें क्या दे रखा है, 46 ग्राम Na। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, Na का जो एटॉमिक मास होता है, बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि वो एटॉमिक मास 23 होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। 9 क्लास में 8 क्लास में आपने कम से कम इतना तो सीख लिया होगा कि 20 तक एटॉमिक मास कितने हैं और एटॉमिक नंबर कितना है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसका एटॉमिक मास हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि इसका जो गिवन मास है वो हमें दे रखा है। अगर मैं यहां से मोल कैलकुलेट करूं और गिवन मास की फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आएगा, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास मेरे पास 46 है और एटॉमिक मास सोडियम का 23 है। तो क्या मैं इस 23 को डिवाइड करके यहां पर 2 मोल लिख दूंगा बेटा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें इसके 2 मोल भी पता लग गए। अब बढ़ते हैं सी ऑप्शन के बारे में। सी ऑप्शन में क्या करेंगे हम लोग, सी ऑप्शन में हमें दिया है 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्या दिया है, 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो होता है बेटा जी 20 और एटॉमिक मास होता है 40। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मास हमें इसका पता है। अगर मैं यहां से मोल कैलकुलेट करना चाहूं तो मोल बराबर आएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्या बोला मैंने, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, तो हम कहेंगे भाई 0.40 और इसका एटॉमिक मास भी कितना है, 40। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो क्या इस पॉइंट को हटाने के बाद यहां पर मैं इसको 100 लिखूंगा, मतलब 20 चली जाएगी 1 के सामने। हमने देखा कि 40 1 जा 40 कट जाएगा और ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.01। तो इसका मतलब हुआ कि जो सी के मोल आए हैं हमारे पास वो आए हैं 0.01 मोल्स। तो भाई हमारे पास जो है कि इस तरह से जो है इसके कैल्शियम के भी मोल आ गए हैं। अब बचता है लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटा, तो डी ऑप्शन में क्या गिवन है, 12 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहां पर अगर मैं 12 ग्राम ऑफ हीलियम लेता हूं, 12 ग्राम ऑफ हीलियम लेता हूं, तो मुझे पता है कि इसका वेट आपके पास 12 ग्राम है, हीलियम का एटॉमिक मास हमारे पास 4 होता है। तो मैं इसके अगर मोल निकालूंगा तो मोल किसके बराबर आएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास हमारे पास 12 है, एटॉमिक मास हमारे पास 4 है, डिवाइड करने पर कितना आएगा बेटा जी, 3 मोल। कितना आएगा, 3 मोल। अब इन चारों ऑप्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक जगह पर 1 मोल, एक जगह पर 2 मोल, एक जगह पर 0.01 मोल और एक जगह पर हमारे पास 3 मोल आए हैं। और कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि जिसके मोल ज्यादा होते हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यूज कर लिया। मैंने आपको परमानेंट याद रखने के लिए बात कही है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मोल जितने ज्यादा होंगे उसके अंदर उसके पार्टिकल भी उतने ही ज्यादा होंगे। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, ठीक है भाई, फॉरएवर। तो यहां पर हम कहेंगे भाई कि ABCD में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर तो हम डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो अभी आप ये भी नहीं कहेंगे कि भाई हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है आपका समझ में नहीं आया। अच्छे से समझना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए बेटा, अपने नोट्स अपने पेन से बनाओ। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आपने बस हर चीज समझते हुए चलनी है। कुछ चीजें आपके लिए बहुत नई होंगी, ठीक है, तो कई बार उनको देखकर आपको ये नहीं समझना कि सर ये तो नई हो गई, ये तो हमें याद नहीं हो रही। कुछ नई चीजें हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो चीजें आपके लिए अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है बेटा। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो रास्ता है ना हमारा आईआईटी के गेट तक का, ये रास्ता कोई छोटा रास्ता नहीं है। यहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आज मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा है, कल कम हो जाएगी, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखना है कि हम आज जीरो हैं, हमें हीरो बनना है। हीरो जो होता है ना, वो ये नहीं करता कि सर इसमें प्रॉब्लम, इसमें डाउट। आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सुनी जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आप मेरे साथ स्पीड को मेंटेन करके रखोगे बेटा, ठीक है। क्योंकि 10 दिन के बाद मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के 10 दिन आप मुझे दो, 10 दिन के बाद आप सारे क्वेश्चन करोगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के, ये मेरी गारंटी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी क्लास के अंदर जितना कॉन्फिडेंस आपको होगा केमिस्ट्री को लेकर, उतना कॉन्फिडेंस आसपास वाले में भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को पेशेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा उल्टे सीधे कमेंट नहीं करने, आपने सिर्फ सीखना है और आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने ज्यादा मोल होते हैं उतनी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होते हैं। तो भाई चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गया है कि 3.011 इंटू में 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिसका वेट होगा हमारे पास 1.15 ग्राम और द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। अब इसको देखो बेटा, समझेंगे कि भाई हमारे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का वेट जो है वो 1.15 ग्राम है, और उस ग्राम के अंदर, उस अमाउंट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए वो आए 3.011 इंटू में 10 टू द पावर 22। पूछा है कि उसका एटॉमिक मास क्या होगा। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, एलिमेंट वही, बस क्या है कि दो उसकी अलग अलग अमाउंट दे दी। उसी एलिमेंट को आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में भी दे दिया और उसी एलिमेंट को आपको वेट की फॉर्म में भी दे दिया और एटॉमिक मास पूछा है। मैंने आपको क्या बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है या बेसिक अमाउंट होती है जिसके ऊपर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री चलती है वो होती है मोल। मोल प्रोपोर्शन की कैलकुलेशन बेटा जी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हमें इनको क्या करना है, मोल में कन्वर्ट करना है, और मोल में कन्वर्ट करते हुए अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं मोल का फॉर्मूला लिखता हूं, हम लोग जानते हैं कि मोल का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अगर कोई एलिमेंट होता है तो उसके लिए हम एटॉमिक मास यूज करते हैं, और कोई मॉलिक्यूल होता तो हम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, राइट। अब जरा देखो बेटा, दूसरा, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होते हैं तो हम Na से डिवाइड करते हैं, यानी एवोगैड्रो कांस्टेंट से। जरा देखो, वेट हमें दे रखा है 1.15 डिवाइड बाय A। एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है जो कि पता नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं कितने, 3.011 इंटू में 10 की पावर 22। अब आप समझिएगा, यहां पर डिवाइड करेंगे हम किससे, Na से, और हम लोग जानते हैं कि Na की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप कहेंगे यस सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या काम किया कि Na की जगह पर रख दिया 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। तो देखो भाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.0011 और 6 इंटू में 022, ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू अगर 1 से चलती है तो यहां पर ये 2 टाइम चलेगी बेटा। और जब आप एटॉमिक मास देखो, 10 की पावर 22 से 10 की पावर 8 कट जाएंगे और यहां पर क्या बचेगा, 10। तो जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, आपको ये चीजें आनी चाहिए कि अगर हम किसी भी मैथमेटिक्स में ये रिलेशन पढ़ते हैं कि x बाय वाई इक्वल्स टू a बाय v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको ये बात तो आनी चाहिए बेटा कि क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आती है, 9th क्लास में सिखाई जाती है कि हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते थे और लिखते थे bx इक्वल्स टू ay। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल्स को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास लेवल तक का मैथ आना चाहिए, तभी आप जो है फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर पाओगे। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप कितनी भी थ्योरी रट लो, कितनी भी दुनिया की थ्योरी रट लो, अगर आपको क्वेश्चन को डील करना नहीं आया, क्वेश्चन को समझकर क्वेश्चन को करना नहीं आया, तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा, आप आईआईटी का एक क्वेश्चन भी हिला नहीं पाओगे।
और वहां पर लगेगा कि यार एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पार्ट हमारा जो है खराब हो गया। इसीलिए सब लोग जो है इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को, यानी मैथमेटिक्स का जो मैंने आपको बताया है कि बोर्ड मार्क्स लेवल तक के मैथ को और अच्छी कैलकुलेशन विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, वो एक अच्छी से कर लेना। लेकिन मैं कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूं क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मुझे थोड़ा ना एटी देना है। तो भाई देखो, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यहां पर 1 हुआ तो a किसके बराबर होगा बेटा, ये 2 इधर चला जाएगा, 10 भी इधर चला जाएगा, तो 1.15 इंटू में 2 करेंगे, इंटू में 10 करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 23 AMU। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास आया है उस एलिमेंट का। और आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी से मैच करना है। तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा और इसी को टिक करके हमें आगे बढ़ जाना है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा हो रहे हैं, छोटी सी क्लास है, क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्वेश्चन की हेल्प से आपको यह सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मूलोज का यूज कैसे करते हैं और कोई भी फॉर्मूले के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको समझ में आया होगा, आपने नोट अच्छे से किया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेटा। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो वेट है या किसी भी एक एटम का वेट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। होता क्या है, एक मेथड मैंने पहले यूज कराया था जो आपको लगा था कि सर ये तो थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया, ये तो बेसिक नहीं हुआ। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बात तो हम जानते ही है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का यदि मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ जाए तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखाया था फर्स्ट क्लास में। कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग कि मॉलिक्यूलर मास बराबर होता था 1 में कि इन मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी आपके पास एटम होंगे उन एटम का आप अलग अलग इंडिविजुअली जो है एटॉमिक मास को समेशन कर लो, और जब आप उनका समेशन कर लोगे तो वही मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा। तो देखो बेटा क्या किया हमने लिखा कि 1 में कैल्शियम का एटॉमिक मास और प्लस के 1 में कार्बन का एटॉमिक मास एंड प्लस 3 में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो आप कहेंगे राइट और रॉन्ग, ऐसे ही करते थे हम लोग, तो आप कहेंगे यस सर। अब जरा देखो कैल्शियम पे हम जानते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, तो यहां लिखूंगा 1 में 40। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है या याद नहीं है तो प्लीज समझ जाना बेटा कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम जो होता है वो 40 ग्राम पर मोल होता है। प्लस यहां पर हम कहेंगे कि 1 में कार्बन का सभी को याद है 12। इवन मैंने कल क्वेश्चन भी करवाए थे आपको अमृत वाले, एसिटिक एसिड वाले। और ऐसे अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो यहां पर लिखेंगे 3 में 16। सॉल्व करने पर हमारे पास आया 100। अब कुछ बच्चे ना कल के लेक्चर में यहां पर लिख रहे थे कि सर इस 100 यूनिफाइड का मतलब, ये यूनिफाइड यूज करते हैं। अब के जमाने में इसको यूनिफाइड कहते हैं, पुराने जमाने में इसको AMU कहते थे। क्या कहते थे? AMU और यूनिफाइड एक ही बात है बेटा। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास और AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इनकी पूरी कहानी समझाऊंगा मैं आपको कि यूनिफाइड मास एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है, कैसे इनको यूज किया गया था, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर जो है यूज होगा। आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि सर हम कौन सी बुक लगाएं, हमें बुक के बारे में भी बताओ। फर्स्ट लेक्चर में याद करो आपने मुझे बताया था कि सर बुक के बारे में बताओ। मैंने आपको बताया था कि बेटा 10 दिन दो, 11वां दिन जब होगा तो मैं तुम्हें बुक का नाम जरूर बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि जब आप बुक को अभी से देख लोगे ना और आपने देखा कि सर ये वाला भी क्वेश्चन था, ये वाला भी क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हो नहीं रहा, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि बिना कॉन्सेप्ट को सीखे हुए आप उन क्वेश्चंस को लगाओ। इसीलिए बेटर ये होगा कि पहले इन कॉन्सेप्ट को हम डील कर लें, अच्छे से समझ लें इन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, और फिर अपनी डीपीपी करते रहें 10 दिन तक। जब 11वां दिन आएगा तो हम अच्छे से अपनी जो है बुकलेट लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी के अंदर, कितने पार्टिकल थे, इतने पार्टिकल में से इतने चले गए, बचे हुए पार्टिकल का मास कितना होगा। अरे इतने बचे हुए पार्टिकल का मास तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें यह पता हो कि एक पार्टिकल का मास कितना होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो और चाहे वो आपके पास एलिमेंट हो या एटम हो। तो जरा देखो यहां पर हमारे पास क्या आया कि मोलर मास 100 यूनिफाइड है, राइट। ये बात मैंने समझाई थी एक लेक्चर में। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर एक छोटा सा लेक्चर था जो कि मैंने बीच में हटा ही दिया था, ठीक है भाई, क्योंकि तुम लोग बड़ा दिमाग खराब करते थे।
वहां पर मैंने एक अलग मेथड से यूनिफाइड की वैल्यू निकाली थी, जिसकी वैल्यू आई थी 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। आज मैं एक अलग मेथड यूज करूंगा, मतलब इस लेक्चर में मैं एक अलग तरीका समझाऊंगा। भाई इस 100 यूनिफाइड का मतलब क्या है? अगर मेरे पास, हम लोग जानते हैं कि मोल का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, राइट और रॉन्ग? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब यहां पर प्लीज समझिएगा, इफ अगर मैं मोल को, किसी भी सब्सटेंस के मोल को, चाहे वो एटम हो चाहे वो बेटा वो मॉलिक्यूल हो, क्या बोला मैंने? किसी भी सब्सटेंस के मोल को अगर मैं 1 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं, तो मैं यहां पर 1 पुट करूंगा, तो 1 का मतलब क्या हुआ? गिवन मास बाय मोलर मास। क्या मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बोलो यार, क्या मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? आप कहेंगे यस सर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, क्योंकि मेरे मन होगा तो मैं करूंगा, मुझे तो समझाना पड़ेगा। तो यहां पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यह प्रूव हो जाएगा कि वेट बराबर मोलर मास के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी सब्सटेंस का हम 1 मोल लेते हैं तो उसके 1 मोल में जो वेट होता है ग्राम में, वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? कि जब किसी भी सब्सटेंस का हम 1 मोल लेते हैं तो उसके 1 मोल में उस सब्सटेंस का जो वेट होता है ग्राम में, वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, यह बात हमने प्रूव कर दी। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर मैंने रिलेशन क्या बनाया कि भाई 1 मोल ऑफ CaCO3, यही मैंने प्रूव किया। अब मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह प्रूव कराऊंगा कि 1 मोल ऑफ CaCO3 कंटेन्स कितने ग्राम वेट होगा, जल्दी बताइए। यहां प्रूव किया है कि अगर मैं मोल 1 लेता हूं तो उसका वेट उसके मोलर मास के बराबर। तो यहां प्रूफ हुआ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ओहो, ये बात तो पता लग गई भाई हमें कि 1 मोल के अंदर 100 है। अब मुझे एक छोटी सी और भी बात बताओ, वो क्या है कि 1 मोल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल कितने होंगे? जल्दी से बोलो भाई। तो आप कहेंगे सर, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उसके 1 मोल में तो 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल ही होंगे। तो मैं कहूंगा बिल्कुल यही बात होगी कि उसके 1 मोल में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे तो मैं इस चीज को लिखूं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू 100 ग्राम, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन समझना है। जिस भी बातों में इक्वल लगा दूं तो समझ जाना वो मैथमेटिकल इक्वेशन है, राइट? तो क्या मुझे पता है कि 1 मोल इतने पार्टिकल के बराबर है? क्या मैं इस 1 मोल की जगह पर इतने पार्टिकल लिख सकता हूं? भाई या तो मैं कहूं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम वेट है, या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा। ठीक है भाई, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा वो 100 ग्राम होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। आप कहेंगे यस सर, इतनी बात तो समझ में आ गई, अब स्पीड ज्यादा नहीं है। लेकिन प्लीज समझिएगा, एक और भी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं जो आपको 8 क्लास में या 9 क्लास में समझाई गई होगी। क्या है कि अगर मान लो x बराबर y दे रखा है, क्या दिया हुआ है? x बराबर y दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि इसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है, और यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x बाय वाई इक्वल्स टू 1। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर मैं इस वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर में लेकर जाता हूं तो इस वैल्यू की जगह पर 1 आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा। तो ठीक हम क्या करेंगे कि 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम वेट निकालते हैं बेटा, तो यहां पर 100 ग्राम था। इस पूरी की पूरी वैल्यू को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, क्योंकि यहां पर भी 1 है और इसका डिनोमिनेटर भी क्या है बेटा जी? 1 है। ऐसे मैथमेटिक्स तरीके से सीखो बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो करेक्ट आंसर देती है। मैं अगर आपको कोई बात मान लूं तो ऐसे मत मान लेना। मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसके बारे में आपको 5 वर्ड जरूर सीखने कि वो क्या है, वो क्यों है, कहां यूज होगी, कब यूज होगी और कैसे यूज होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बेसिक जो प्रूफ होंगे वो मैथमेटिक्स ही देगा। इस पूरी वैल्यू को जैसे ही मैं इधर लेके आऊंगा तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1। क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1। तो हम कहेंगे कि मास ऑफ, उस पूरी वैल्यू की जगह पर 1 बचा, तो मैंने कहा मास ऑफ 1 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल
और इधर क्या था हमारे पास 100 था, राइट और रॉन्ग। और उसका डिनोमिनेटर कौन बन गया, उसका डिनोमिनेटर बनेगा देखिए बेटा कौन, ये पूरी वैल्यू उसका डिनोमिनेटर तो बनने जा रही है, उसके नीचे ही तो जा रही है। तो हम कहेंगे यहां पर कि 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। तो मतलब एक मास ऑफ 1 कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो आया है 100 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या आपको ये बात समझ में आई, बोलो यार। तो आप कहेंगे यस सर ये समझ में तो आ गई। अब जरा देखो, ये तो हुई एक बार एक एलिमेंट के लिए, ये क्या हुई एक एलिमेंट के लिए। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर एग्जांपल में लेता हूं इस बार किसका, मैंने इस बार ले लिया CH4 का। मैंने क्या एग्जांपल लिया, CH4 को लिया और CH4 के बारे में देखता हूं कि यार इसका जो मोलर मास होता है ना CH4 का, वो होता है हमारे पास 1 इंटू में कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऐसी मोलर मास निकालेंगे हम लोग। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होगा बेटा, वो बराबर होगा 12 के। तो 1 इंटू में 12 प्लस 4 इंटू में 1। अब 12 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हमारे पास 16 आएगा, बोलो यार क्या इसका मतलब 16 आएगा। तो हम कहेंगे कि इस 16 का मतलब क्या है, इसका जो मोलर मास है वो 16 यूनिफाइड आया है। प्लीज देखिए, तो यहां से हम लोगों ने क्या काम किया भाई, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, मोल बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। ये बात प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताई थी कि उस सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेंगे तो उसका मास उसके मोलर मास के बराबर होगा। ये चीज मैंने पहले ली थी, वही आप इस बार तरीका करेंगे। मैंने क्या काम किया कि इफ यदि मोल को मैं 1 मोल मान लेता हूं और n की जगह पर 1 पुट कर देता हूं तो 1 इक्वल्स टू आएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। फिर हम जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहां पर क्या आएगा कि वेट जो है मोलर मास के बराबर है। फिर से क्या प्रूफ हुआ, फिर से भी यही प्रूफ होगा कि जब किसी सब्सटेंस का हम 1 मोल लेते हैं तो उसका वेट उसके मोलर मास के बराबर होता है ग्राम में। बस ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट लें, चाहे आप मीथेन लें, चाहे आप एल्केन लें, चाहे आप एसिटिक एसिड लें, चाहे आप अमृत लें, जो मन करे बोले बेटा, कि अगर आपने सब्सटेंस का 1 मोल लिया तो उसके 1 मोल के अंदर जो वेट होगा ग्राम में वो उसके मोलर मास के बराबर होगा। बस इतनी बात समझनी है। यहां से भी क्या रिलेशन समझ में आएगा, हम कहेंगे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स की बात करी गई कि 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें वो कितनी हो जाएगी 16 ग्राम। यही तो मैंने समझाया आपको। और 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है कि 1 मोल के अंदर दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी आपके पास सब्सटेंस हो, उसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि मास ऑफ 1 मोल की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, बात एक ही होगी, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। फिर आगे हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ CH4, ठीक है भाई, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट 23 CH4 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमने पहले यूज किया हुआ है तो हम मॉलिक्यूल्स को ऐसे यूज कर लेंगे। और ये भी किसके बराबर होगा, 16 ग्राम के बराबर, राइट और रॉन्ग, ये भी 6 के बराबर हुआ, 16 ग्राम के बराबर हुआ बेटा। अब अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस 16 के नीचे जाते हैं, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो ये वैल्यू पूरी चली जाएगी इधर, इधर क्या हो जाएगा 1 बचेगा। तो हम क्या कहेंगे कि मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा आपके पास क्या 16 इंटू में, या इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख देंगे 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। अब देखो बेटा, दोनों वैल्यू में अगर आप कॉमन चीज देखते हो, चाहे तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया कि मास ऑफ 1 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल बराबर कितना आया था 100 डिवाइड बाय 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ऐसे मान सकते हैं। यहां पर हमने देखा मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 16 और डिवाइड बाय 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। कॉमन बात क्या है, कॉमन बात यह है कि भाई इनका जो मोलर मास होगा उसको अगर हम Na से डिवाइड कर दें तो मास ऑफ 1 पार्टिकल आ जाएगा, चाहे वो कोई दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो। क्या आ जाएगा बेटा जरा देखो, अगर कभी भी हमें मास
ऑफ वन पार्टिकल निकालना है, मास ऑफ वन पार्टिकल निकालना है, चाहे वो एटम हो या दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो, आप क्या काम करेंगे, उसका मोलर मास लेंगे और डिवाइड बाय Na से डिवाइड कर देंगे तो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप लोग ये क्या कह सकता हूं मैं, चलो भाई आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो आता ही है, मैं भी नहीं कह सकता कि भाई गधे हो, लेकिन प्लीज आप लोग एक बात कॉमन सेंस रखना कि चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, उसमें ये वैल्यू जरूरी आएगी। तो क्यों ना हम एक बार ऐसा कर लें कि इसको हर बार एक बार इसको याद ही कर लेते हैं, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, एक बार इसको हम याद कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और हमेशा फिर इसी को यूज करते रहेंगे। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1/6.022 इंटू में 10 की पावर 23, तो ये मेरे पास कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1.66 इंटू में 10 की पावर -24 ग्राम। याद करो 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 ग्राम मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन भी होता था, जो मैंने दूसरे मेथड से पहले समझाया था। इस बार मैंने इसी चीज को समझाने के लिए दूसरा मेथड यूज किया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपको एक मेथड समझ में नहीं आएगा कि दूसरा नहीं बताया जाएगा। वो बस इतना था कि मुझे तुम लगे कि तुम लोग थोड़े पढ़े लिखे हो, ठीक है। इस वजह से बेटा जी हो सकता है कि कई बार आपको एक कॉन्सेप्ट उस टाइम पर समझना है, बाद में आ जाए, इसलिए सब लोगों को पेशेंस भी रखना है। खैर हम ये बात समझ चुके हैं कि ये वैल्यू सब में यूज होगी और ये मोलर मास भी क्या रहेगा, सब में सेम ही रहेगा। तो क्या हम यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं? वो फॉर्मूला क्या होगा, प्लीज देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको ट्रिक याद होगी तो बहुत सारी कैलकुलेशन, कम से कम 3 से 4 लाइन की कैलकुलेशन आपकी बचेगी, डायरेक्ट आप कर लोगे क्वेश्चन को, और जो फालतू का टाइम इधर उधर लगेगा वो भी टाइम बच जाएगा। तो अपने आप आईआईटी के एग्जाम में आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ट्रिक सीखो नई नई और उनको अप्लाई करने की कोशिश करते रहो, ठीक है भाई, लगाते रहो जब तक आप उसमें पक्के ना हो जाओ। तो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या आया कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर दुनिया का कोई भी एक मॉलिक्यूल है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि उसका मोलर मास लो, या तो उसको Na से डिवाइड कर दो, और Na क्योंकि कांस्टेंट है और 1/Na की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 1.66 इंटू में 10 की पावर -24 ग्राम। तो यहां पर मैंने क्या काम किया, मैंने बस एक डायरेक्टली लिखा कि 1.66 इंटू में 10 की पावर -24 ग्राम। ये फॉर्मूला मैंने परमानेंट बना दिया, और इस फॉर्मूले को बनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है बेटा, एक ही आपको बस समझाने का ट्रिक था कि जिस क्वेश्चन में आप 4 लाइन यूज करोगे उसकी कैलकुलेशन करते हुए वो आप 1 लाइन में कर सकते हो। ये मोटो था मेरा इस बैच में। अब चलो करिए, जैसे मैंने उस मॉलिक्यूल की बात करी, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट। अगर कई बार कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में ही रहती है, हमें एटम के बारे में ही जानना होता है, पर एटम के बारे में हमें एक बात पता है कि एटम का मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास होता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे बेटा जी, फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जहां पर हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख रहे थे वहां पर लिखेंगे मास ऑफ वन एटम, और कुछ नहीं, जहां मोलर मास था वहां पे आ जाएगा एटॉमिक मास। और ये वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम 1.66 इंटू में 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई, या सोच सकता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो जल्दी से सब लोग बताएंगे कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अब जरा एक चीज और देखो, अगर मान लो, मैंने आपको एक छोटी सी और भी बात बताऊंगा, सेम टू सेम अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास 2 तरीके हैं, कोई एग्जाम्पल की फॉर्म में, कि मैंने CaCO3 लिया, मैं इसकी वैल्यू जो है मास निकालना चाहता हूं इसके एक पार्टिकल का, तो मास ऑफ 1 CaCO3 बराबर कितना होता है? 100 यूनिफाइड। ये मैंने आपको बताया था ना कि यूनिफाइड में निकालना हो तो मोलर मास के बराबर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले के थ्रू बेटा इसका मास लिखता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ 1 CaCO3 किसके बराबर आएगा? 100, क्योंकि इसका जो मोलर मास है वो तो सेम ही रहेगा, राइट। दोनों जगह पर सेम ही है, लेकिन इस बार मैंने मल्टीप्लाई किससे करी? 1.66 इंटू में 10 की पावर -24 से, और ये जो वेट आएगा ये आया है ग्राम में।
डिफरेंस क्या है कि ये वेट मैंने यूनिफाइड में लिखा है और ये वेट मैंने ग्राम में लिखा है। दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो, अच्छा आप कंपैरिजन भी नहीं करोगे या हमें कंपैरिजन करना भी नहीं आता है, देखो तुम लोग बहुत बड़े गधे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है भाई। अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और मुझे रिलेशन निकालना है म्यू में यानी यूनिफाइड मास में और ग्राम में निकालना है, ठीक है बेटा, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन 1 को मैंने क्या काम किया, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 को ऊपर रखूंगा यानी न्यूमरेटर बनाऊंगा और इक्वेशन 2 को डिनोमिनेटर बना दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ वन पार्ट क्या, देखो ऐसे लिखेंगे हम इसको, मास ऑफ 1 CaCO3 मोलिक्यूल डिवाइड बाय मास ऑफ 1 CaCO3 मोलिक्यूल बराबर आएगा 100 यूनिफाइड और यहां पर आएगा 100, लेकिन यहां पर आएगा 1 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, इन इक्वेशन को दोनों को डिवाइड किया, क्या ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहां पर मैंने एक और चीज भी देखी कि 100 यहां पर भी लिखा हुआ है और 100 यहां पर भी लिखा हुआ है, तो क्या मैं इन दोनों 100 को कैंसिल आउट कर दूं? आप कहेंगे यस सर ऐसा तो हो सकता है, लेकिन एक बात बेटा जी यहां पर क्लियर हो गई, वो क्या है कि 1 मोल जो है, सॉरी 1 यूनिफाइड जो है वो बराबर आ गया हमारे पास 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम के, यानी मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो हम कहेंगे कि 1 यूनिफाइड इज ऑल्सो इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी एक बार बता चुका था। खैर यहां पर हमने प्रूव कर दी तो कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको बेटा ये बात सीखनी तो है ही है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि मैंने क्या लॉजिक लगाया और कैसे प्रूव किया। मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, मैंने यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रैंडम मॉलिक्यूल ले लिया। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेना चाहते, पोटेशियम कार्बोनेट लेना चाहते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल छूट है, आप कुछ भी ले लीजिए। बस ये समझ लो कि उस भी मॉलिक्यूल का हमने मोलर मास निकालना है, फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना है और ये देखना है कि अगर मैं उसका 1 मोल मान लूं तो क्या होगा। मैंने उसको 1 मोल मान लिया, यहां पर वैल्यू पुट करी और मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि 1 मोल कंपाउंड के अंदर उसका जो मास होगा ग्राम में वो उसके मोलर मास के बराबर है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, ये बात प्रूफ हुई कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू 100 ग्राम। और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 के। तो हमने वही वैल्यू यहां पर पुट की, फिर मैंने 8 क्लास 9 क्लास वाला मेथड बताया कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आती होगी, कोई भी वैल्यू नीचे जाएगी तो उसकी जगह पर 1 रह जाएगा। तो हमने क्या काम किया, ये वैल्यू को हम उसके डिनोमिनेटर में ले गए और यहां पर 1 आ गया। फिर हमने देखा कि भाई यहां पर तो एक वैल्यू आई, मास ऑफ 1 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 के, राइट। और ये वैल्यू हमारे पास, ये 100 क्या था, ये था उस कंपाउंड का मोलर मास। फिर मैंने एक और दूसरा एग्जांपल आपको दिया और दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया बेटा कि CH4 का आप रैंडम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम उसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं और फिर हम उसके 1 मोल मानकर फिर से वही प्रोसीजर को आगे दौड़ाते हैं। हमें एक बात समझ में आ गई कि उसके मोलर मास को हमने क्या काम कर दिया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करते चले गए, हर बार ऐसे करते चले गए। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, जब आप आईआईटी के एंट्रेंस में बैठे होंगे और आपको 1 को डिवाइड करना होगा 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 से, तो क्या 1 को 6.022 इंटू में 10 की पावर 20 से डिवाइड करते हुए थोड़ा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसी समय को बचाने के लिए, उसी छोटी छोटी आपकी मतलब पावर को बढ़ाने के लिए यहां पर मैंने बताया कि भाई उसको एक बार में ही आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इवन मैंने आपको दिखाया भी था कि इस वैल्यू को हम एक बार में ही याद कर लेंगे, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 24, और यही क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये सारी चीजें मैंने आपको एक बार बताई थी बेटा। खैर अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमें ये बात पता लग गई है कि जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये कैसे डराइव हुए। हमें ये बात पता लग गई कि यूनिफाइड मास 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम के बराबर क्यों होता है, क्यों का भी जवाब है, क्यों होता है ये भी हमें पता लग गई। लेकिन इन सारे डेटा को, इस सारे कंटेंट को आपको अपने माइंड के अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपने हाथों के अंदर उतार लेना है कि आप इनको ना भूलें, प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये
कि 1 मोल 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कि एक एलिमेंट है एक्स, उसका वेट दे रखा है 6.643 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23 ग्राम। कहा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इट्स 20 किलोग्राम इज, कि यदि हम उसी एलिमेंट का मोल कैलकुलेट करें 20 किलोग्राम में तो कितना होगा, और ये हमारे पास एक एलिमेंट का मास दे रखा है। तो देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या समझाई थी कि आपको 2-3 लाइन ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि एक मोल के अंदर इतने 6.022 इनके अंदर इतना वेट, और फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर उसको हम बाद में सॉल्व करें। वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा देना है, बस क्या समझना है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो, मास ऑफ 1 पार्टिकल, हम लोग फॉर्मूला तो ये जान चुके ही हैं कि कैसे डिराइव किया, मास ऑफ 1 पार्टिकल बराबर होगा, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास यूज करेंगे, और यदि कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। क्वेश्चन में हमें एलिमेंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास इंटू में 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24, ठीक है, ये ग्राम में वैल्यू आएगी। तो यहां पर देखो बेटा क्या करना है, हमें अगर 20 किलोग्राम में उसके मोल फाइंड करने हैं तो वेट तो हमें दे रखा है उस सब्सटेंस का, अमाउंट हमें दे रखी है। अगर हम मोल निकालना चाहें तो मोल किसके बराबर होते हैं, मोल बराबर होते हैं गिवन मास बाय एटॉमिक मास, कि किसी तरीके से बस एटॉमिक मास निकल जाए, और एटॉमिक मास निकल सकता है तो सिर्फ यहां से। उसने क्या कहा है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेट इतना, कि एक एलिमेंट का जो वेट है वो 6.643 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23 है। यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा कि 6.643 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23 जो वेट होगा वो बराबर होगा A इक्वल्स टू 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A बराबर किसके आएगा, 6.643 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23, और यहां पर हम लिखेंगे 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24। तो जरा देखो बेटा, ऊपर पावर हमारे पास माइनस के 23 है, नीचे पावर हमारे पास माइनस के 24 है, तो क्या ये इससे कैंसल आउट होगा, आप कहेंगे हां सर ये हो जाएगा। तो देखो नीचे क्या बचा रहेगा हमारे पास, 10 की पावर -1, क्या बचा रह जाएगा, 10 की पावर -1। तो इसको हम लिखेंगे 6.643 डिवाइड बाय 1.66 इंटू में 10 की पावर -1। ये 10 की पावर -1 जैसे ही ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6.643 डिवाइड बाय 1.66, ऊपर चला गया 10, ये हमारे पास बन गया 66.43 डिवाइड बाय 1.66। तो क्या अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो हमारा एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 40 ग्राम पर मोल। अब हमें पता, देखो बेटा, मोल हमें कैलकुलेट करने हैं, वेट हमें दे रखा है 20 किलोग्राम, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कि जब मोल कैलकुलेट करते हुए हम वेट लेते हैं ना, तो ये वेट हमें लेना होता है इन ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, क्विंटल में, मिलीग्राम में, उनमें नहीं लेना है। क्या बोला मैंने आपको, सिर्फ ग्राम्स में लेना है। तो यहां पर अगर ये 20 किलोग्राम दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे 20 किलोग्राम, यानी इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो ये हमारे पास आएगा मोल इसके बराबर बेटा 20, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होगा बेटा जी 40। तो जरा देखो, इस 0 से ये 0 गई, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इतना आसान कैलकुलेशन है। फिर हम क्या करेंगे, 2 को 1 जा 2 और 2 500 जा 1000। भाई देखो, बोर्ड मास लेवल वाला मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, इतना नहीं कि सर हमें सब कुछ समझा दो, हमें कुछ आता नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा कि मोल बराबर होगा 500 मोल, ठीक है। तो बेसिकली वो जो मोल कैलकुलेट करवाना चाहता था वो हमारे पास कितने आए, 500 मोल, और हमें पता है कि A, B, C, D में जो करेक्ट आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी हुआ। आई होप आपको अब मोल वाले फॉर्मूला के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने की और हिम्मत बढ़ेगी। आगे जब आप 10 दिन बाद मोल के बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां पर आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आने लगे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग 10th एंड 11th में आते हैं तो एक बार सब कुछ चेंज होता है, हमारी लाइफ में एक अलग मोड़ आता है, नया चेंज आता है, तो हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है। इवन हम लोग ये भी जानते हैं कि भाई 10th क्लास में तो सिर्फ 5 चैप्टर थे, 11th क्लास में आते तो हमारे पास 2 बुक हो गई, उनके अंदर तो इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, इतने छोटे मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन करने की फिजिकल केमिस्ट्री में, उतना आपका माइंड शार्प होगा और उतना आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए भाई, ये बात हमारे पास प्रूफ हो गई, हमने ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। कहा गया मास ऑफ वन एटम, फिर से एक एटम की बात करी, यानी हम सीधी बात है वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ वन एटम इक्वल्स टू उसका फलाना ढिमकाना एटॉमिक मास इनटू में उसका 1.66 इनटू में 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, सेम वही चलेगा। क्या कहा है, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन, जहां ये 2 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे आप ग्राम लिख देना। ठीक है भाई, ये 2 ग्राम ऑफ द एलिमेंट ए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई, हम लोग क्या काम करेंगे, एटॉमिक मास फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्राम हमें दे रखा है। ग्राम को अगर हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएंगे, और मोल आने के बाद तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो आराम से निकल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम अपना जनरल जो मैंने आपको सिखाया है उसका यूज करना सीखना है, कि मास ऑफ वन पार्टिकल या वन एटम ऑफ एलिमेंट ए, क्योंकि इसमें उस एलिमेंट को ए कहा गया है तो मैं भी इसको ए ही कह देता हूं, ए फॉर एप्पल। ठीक है भाई, तो वो बराबर क्या होता था, एटॉमिक मास, जो भी उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा हम ए लिखेंगे, और यहां पर लिखते थे इनटू में 1.66 इनटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम के बराबर। राइट और रॉन्ग? तो देखो भाई, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट गिवन है हमारे पास 3.98454 इनटू में 10 की पावर माइनस के 23। सॉरी वैल्यू को हम यहां पर लिखेंगे भाई, तो हमारे पास क्या आएगा 3.9854, ये तो टेलीफोन नंबर हो गया भाई भी किसी का, 10 की पावर माइनस के 23। इधर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू a इंटू में 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24। फिर हमने क्या करा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करी और हमने a की वैल्यू फाइंड करी। a की वैल्यू जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो a बराबर आएगा बेटा 3.9854 इंटू में 10 की पावर माइनस के 23 डिवाइड बाय 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24। ये वैल्यू आप याद कर लेना, सॉरी याद कह रहा हूं, सॉल्व कर लेना, और सॉल्व जब आप करोगे चाहे कैलकुलेटर से और चाहे बेटा जी पेन नोटबुक से, तो आपके पास आएगा 24। यानी उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आया है वो आया है 24। हो सकता है किसी का 24.00 एंड सो ऑन फलाना ढिमकाना आया हो, तो आप उसको 24 ही मानेंगे। ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेशन। फिर यहां पर पूछा गया है क्या भाई, कि नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगाड्रो कांस्टेंट। सब लोग ये बात तो जानते ही होंगे बेटा, और मोल का एक और फॉर्मूला भी जानते होंगे, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। राइट और रॉन्ग? हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल जब आप उसके निकालोगे ना, तो ये बराबर होंगे, इन दोनों टर्म्स को मैं ले लेता हूं और एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके चला जाता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास इनटू में क्या आएगा हमारे पास Na। क्या आया हमारे पास Na। बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है और बाकी सारा काम हमारा बन जाएगा। हमने क्या काम किया, गिवन मास हमें दे रखा है उस एलिमेंट का 2 ग्राम है, ग्राम में अमाउंट दे रखी है वेट की, तो यहां पर हम रखेंगे 2। एटॉमिक मास मैंने अभी फाइंड किया है 24 है, तो यहां पर 24 रख देंगे, और Na की वैल्यू कितनी है बेटा जी 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। सॉल्व करते हैं, वेट हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो मैंने वैल्यू भी रखनी है भाई यहां पे, है ना, तो ये कितना था मेरे पास 2। अब देखो 2 1 जा 2 12 जा 24, और यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, यानी अप्रोक्सीमेट इसको मैंने क्या मान लिया 6 ही मान लिया, तो ये क्या हो गई 1, और ये क्या हो जाएगी ऑलमोस्ट 2। अब ये जब आपके पास 1/2 आया है इंटू में 10 टू द पावर 23, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू में 10 की पावर 23, यही वैल्यू आएगी ना। आप ऑप्शन नंबर में देखो कि किस ऑप्शन में 0.5 जैसा कुछ दे रखा हो, पावर की तो दूर की बात है, 0.5 जैसा कुछ दे रखा हो, 0.49 भी कुछ दे रखा हो, तो यहां पर देखो भाई ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी ऐसा कुछ नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी में भी ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो आंसर होगा। कहेंगे नन ऑफ दीज, इसी को टिक करना है, सॉरी मैं क्रॉस कर रहा था, इसी को टिक करना है, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में इसका आंसर है ही नहीं। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि आईआईटी एडवांस में अब 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं,
उन 10 में से 5 हमें करने होते हैं। तो इसीलिए बेटा जी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आप बहुत अच्छे से कमांड करेंगे, ध्यान रखेंगे। किसी का मैथमेटिक्स अगर अच्छा नहीं था बचपन में 8वीं क्लास में, क्योंकि 9th और 10th तो आपने अच्छे से करी नहीं, लेकिन अगर नहीं था तो आपको अब थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा कि आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी आए, मल्टीप्लाई करनी आए, डिवाइड करनी आए और प्लस माइनस करना है। बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा रोला नहीं काटना है। ठीक है भाई, चलो तो ये आंसर हमारे पास आ गया है, ये चीज हम सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एटॉमिसिटी। क्या है? एटॉमिसिटी। अब बात यह कि जो एटॉमिसिटी है ये है क्या, एक्चुअल में एटॉमिसिटी है, होती क्या है, पहले हम इसको फील करेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और इसके ऊपर बेटा जब क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे धड़ाधड़। और समझना इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मोल के ही आते हैं। मतलब मोल जो हमने एक बार फॉर्मूला पढ़ा है ना, गिवन मास बाय मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, ये मत समझना कि उसने अभी पीछा छोड़ दिया है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के अंदर जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा, लेवल क्वेश्चन का धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है बेटा, एक ही काम आप कर सकते हैं अभी, बाकी आपसे कुछ होगा भी नहीं। आपको सिर्फ डरना नहीं है, आपको हाथ पकड़ना है और जैसे आपको मैं सिखाता जाऊंगा वैसे आपको सीखता जाना है, पेशेंस बहुत रखना है। क्या है हम यहां पर कहेंगे, एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी के नाम से ही पता लगता है नंबर ऑफ एटम, कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम को हम एटॉमिसिटी कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई, डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट within a molecule is known as its एटॉमिसिटी। आप प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, एटॉमिसिटी ना डिफरेंट टाइप की भी होती है। एक होती है पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी और एक होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट की एटॉमिसिटी। समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया यहां पर अमृत का। अमृत को तो आप जानते ही हैं, C2H5OH, इसको मैं कलयुग का अमृत कहता हूं क्योंकि इसने दुनिया बदल दी है। C2H5OH। कोई अगर आपसे ये पूछे कि इस एक कंपाउंड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं और जितने एटम्स होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैंने देखा कि भाई 2 तो कार्बन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन। मैंने क्या लिखा, कार्बन है एलिमेंट, ऑक्सीजन है एलिमेंट और हाइड्रोजन है एलिमेंट। कार्बन के एटम कितने, 2, तो मैंने इसको लिख दिया 2। ऑक्सीजन के एटम कितने, 1, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 1। और मैंने हाइड्रोजन के पूछे तो हाइड्रोजन कितने हुए, तो मैंने कहा 6 है। अब जरा देखो बेटा, यहां से हमें एक बात प्रूफ हो गई कि भाई ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या बोला मैंने कि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के अंदर 2 कार्बन है, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 2। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 1। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 6। लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि पूरे कंपाउंड के अंदर कितने एटम हैं, तब उसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, इन सब को हम जोड़कर बता देंगे। हम कहेंगे 2 + 1 + 6 = 9, कि टोटल एटॉमिसिटी जो है वो 9 है। तो प्लीज देखो, अब इन रिलेशन से हमें क्या क्या इक्वेशन बनानी है, किन किन इक्वेशन को बनाकर आगे जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर कैसे कैसे हमें हेल्प मिलेगी। अगर कहीं हमसे ये पूछ ले कि भाई मेरे पास इतने ग्राम अल्कोहल था और उस अल्कोहल में हमें ये बताना है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा या कितने एटम ऑक्सीजन के होंगे, इस बार मैं इस पूरे के पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर जो एटम होंगे उन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। इस टाइप इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर हमें रिलेशन बनाना आना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो, हमें देखना है कि उसके अंदर कितने कितने एलिमेंट हैं। तो हमने देखा कि 3 टाइप के एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमने कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एलिमेंट को ऐसे रख लिया। फिर हम ये देखेंगे कि उन एलिमेंट के कितने कितने एटम होंगे। तो मैंने कार्बन के देखे 2 है तो यहां पर 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का 1 देखा तो 1 लिख दिया और हाइड्रोजन का 6 लिखा तो मैंने 6 लिख दिया। तो इस प्रकार हमें हर एलिमेंट की अलग अलग एटॉमिसिटी पता लग जाती है और पूरे मॉलिक्यूल की भी एटॉमिसिटी पता लग जाती है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ये आप एटॉमिसिटी चिल्ला तो रहे हो, इसका यूज क्या है वो बताओ हमें, बस उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहां से हमें एक रिलेशन समझ में आया कि वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H5, अगर मैं
इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लेता हूं, क्या उसके अंदर 2 कार्बन एटम होंगे? बोलो यार, अगर मैं इसका एक लेता हूं तो 2 कार्बन एटम होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, ऐसे लिख दिया मैंने, 2 कार्बन एटम्स। तो ये एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई जो किसी भी न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है। दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1, देखो एक बात मैंने आपको बताई थी कि मोल जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। Na क्या है? कांस्टेंट। और मोल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जैसे मैंने यहां नंबर एक मॉलिक्यूल लिखा, 2 कार्बन एटम लिखे, तो ये पार्टिकल ही तो हुए, ये पार्टिकल ही तो हुए। तो इन पार्टिकल के नंबर को मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसी इक्वेशन को अगर हम मोल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ C2H5OH। लेकिन आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमने एक रूल सीखा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए जो चेंज हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही चेंज हमें राइट हैंड साइड में भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड में कर दिया। तो 1 मोल ऑफ C2H5OH कंटेन्स 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो ये सारे के सारे ऐसे ऐसे फंडामेंटल रिलेशन, चाहे इसको छोटी सी इंग्लिश ही क्यों ना कह लें, ये सारे के सारे यूज होंगे बेटा जी क्वेश्चन के अंदर। जैसे मैंने ये रिलेशन बनाया या ये इक्वेशन बनाई, ठीक है भाई, 1 और 2, यहां से एक इक्वेशन ये भी तो बन सकती है कि 1 मोल ऑफ C2H5OH मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, इसके हमने C2H5 के 1 मोल लिए और ये क्या करते हैं बेटा जी, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालूंगा मैं इस बार, तो कितना आ जाएगा? 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोला मैंने? अगर 6 होंगे तो 6 मोल, अगर देखो एक अल्कोहल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम? 6। हमें पता है कि बेटा जी मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है, तो जैसे हम इधर मोल लेते हैं तो इधर भी हम मोल यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? कंटेन्स 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आई होप आपको ये जो एटोमिसिटी है इसके बारे में समझ में आया होगा, और इस एटोमिसिटी को कैसे यूज करना है बेटा क्वेश्चंस के अंदर, ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, वो आप करके बताओगे बेटा। जैसे मान लो मैंने लिखा H2SO4, क्या लिखा? H2SO4। तो अगर मुझे एटोमिसिटी निकालनी हो हर एक एलिमेंट की अलग अलग, तो क्या करेंगे? टोटल मॉलिक्यूल की निकालनी हो तो क्या करेंगे? और रिलेशन बनाने हो तो क्या करेंगे? 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? कि पूरे मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी क्या है, एलिमेंट की अलग अलग एटोमिसिटी क्या है, और बेटा जी हम यहां पर कहेंगे कि भाई सबसे पहले कि भाई हर एक एलिमेंट की जो रिस्पेक्ट में जो रिलेशन है वो कैसे कैसे बनेंगे। तो जरा देखो यहां पे हम लोग जानते हैं कि भाई एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 3 टाइप के एलिमेंट पाए गए। एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्लू भैया यानी सलमान खान, और दूसरा है जो भी है, मतलब उल्लू पट्टा, ठीक है, जो भी तुम्हारा मन करे, उल्लू का पट्टा मानो, हाउल मानो, ऑक्सीजन मानो। लेकिन हाइड्रोजन के यहां पर 2 एटम है तो हमने 2 लिखा, सल्फर के बेटा जी 1 है तो यहां पर 1 लिखेंगे, और ऑक्सीजन के अगर 4 है तो हमने 4 लिखा। तो यहां पर हमें क्या पता लगा कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, या फिर 1 सल्फर है, या फिर बेटा जी 4 ऑक्सीजन है। ये एटोमिसिटी हमें सबकी पता लगी एलिमेंट वाइज। लेकिन अगर हमें टोटल एटम बताने हो एक के अंदर तो हम इनको सबको गिन के बता देंगे, 7 होते हैं। लेकिन यहां से एक रिलेशन ये भी समझ में आया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ सल्फर। तीसरा हम कहेंगे कि 1 मॉलिक्यूल H2SO4 इज इक्वल टू 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको यह बात समझ में आई? तो आप कहेंगे सर इतनी बात तो समझ में आ गई है कि भाई एक के अंदर इतना है। लेकिन मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि मॉलिक्यूल और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही रिलेशन जो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लिखे हैं इनको हम मोल्स में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? हमारे पास आएगा कि 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम के 2 मोल के बराबर होगा अगर हम मोल में लेते हैं। यह भी रिलेशन हमें याद रखना है। फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा?
कि 1 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू बराबर होगा बेटा किसके, 1 मोल ऑफ, इसको 4 ना समझे कोई भी, ये स्टाइलिश 1 है, ठीक है बेटा, 1 मोल ऑफ सन्नी देओल एटम, एस यानी सल्फर एटम। ठीक इसी प्रकार अगर हम कहेंगे 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक बात बताओ बेटा, क्या ये सारे के सारे रिलेशन आपको समझ में नहीं आए? आप कहेंगे सर हम इतने बड़े गधे नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए, हमें ये सारे के सारे रिलेशन बहुत आसानी से समझ में आ चुके हैं। तो चलो भाई, अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो बढ़ते हैं हम आगे। अब इन्हीं की एप्लीकेशन से हम आगे मोल के ही क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा मोल अभी खत्म नहीं हुआ, मोल चलता रहेगा लंबे टाइम तक, लेकिन मोल का एक एक कॉन्सेप्ट सीखना, अपने अंदर बसाना, यह बड़े काम की बात है। और ये तभी हो पाएगा जब आप इन कॉन्सेप्ट को सीखोगे भी और साथ साथ में जो डीपीपी आपको दी जाए उसको आप सॉल्व करते रहोगे बेटा, और हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो चलो देखो, यहां पर कहा कि 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन, ओहो, CH4 का 1 मोल दिया है और फिर A B C D ऐसे करके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जरा एक बात देखो बेटा, अगर मैं यहां पर 1 मोल CH4 की बात करता हूं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, मुझे वेट जो है वो ग्राम में भी दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में भी अमाउंट दे रखी है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि 1 मोल ऑफ CH4, या पहले मैं CH4 का फंडामेंटल बता दूं आपको। CH4 के अंदर आपके पास 2 टाइप के एलिमेंट हैं, एक है हमारे पास कल्लू भैया और एक दूसरे हल्लू भैया, हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी, 4, राइट और रॉन्ग? यही माना ना कि कार्बन हमारे पास 1, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए। अब इस बात से हमें क्या पता लगा, इस बात से हमें एक रिलेशन समझ में आ गया कि सर अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन, या फिर हम कहें कि 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन, अगर हाइड्रोजन के टर्म में लिखना चाहे तो एक के अंदर 4 है, एक मोल के अंदर 4 मोल होंगे कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। तो हमने कहा कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे मान लेंगे भाई। अब हमने देखा कि चलो ठीक है, पहले वेट देख लेते हैं कि भाई वेट की फॉर्म में इन मोल से अगर हमें वेट कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे देखेंगे। मैंने ना कल्लू भैया का वेट निकालने की कोशिश करी, और मुझे पता है फॉर्मूला होता है मोल बराबर गिवन मास बाय एटॉमिक मास, और वेट किसके बराबर होगा, मोल इनटू एटॉमिक मास, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कल्लू भैया के मोल तो हमारे पास आ गए कि एक मोल के अंदर 1 मोल ही कार्बन होता है, तो यहां पर मैंने 1 लिख दिया। लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है कल्लू भैया का, 12, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया बेटा जी, 12। अब मुझे एक बात बताओ, 1 इंटू में 12 कितना होता है, 12 ग्राम होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या ऑप्शन में कार्बन का 12 ग्राम दिया हुआ है? यहां पर तो 3 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया बेटा। फिर जरा देखो आगे, अगर हम बेटा जी हल्लू भैया का वेट निकालते हैं तो हमें पता है कि इसका वेट का फॉर्मूला क्या आएगा कि वेट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन के मोल हमें पता है? अगर मीथेन का मोल 1 होगा तो हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे। ये हमने कैसे सॉल्व किया, एटॉमिसिटी प्रिंसिपल से। तो हमारे पास यहां पर कितने आ गए, 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो संसार में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा आसान होता है याद रखना, यानी 1 होता है, राइट। अब देखो 4 इंटू में 1 कितना हो गया हमारे पास, 4 ग्राम। चलो देखते हैं किसी ऑप्शन में दिया है क्या। तो यहां पर स्टार्टिंग वाले ऑप्शन में दे रखा है कि 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कि जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उनका वेट आपके पास 4 ग्राम होगा, और इसी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। देखो बेटा, इतनी खतरनाक बात जो है आप सीख चुके हो कि एटॉमिसिटी की हेल्प से मोल किसी और के दे रखे होंगे और उसी के अंदर किसी एटम के मोल वेट कुछ भी निकलवा सकता है, वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमने क्या कहा गया कि भाई नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में भी दिया था और मैंने आपको बताया था कि इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। यहां पर हमने क्या कहा कि भाई हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं टोटल, लेकिन पहले उसके लिए क्या करेंगे
केमिस्ट्री के अंदर जो है जब भी हम कोई रिएक्शन को करेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हमें बैलेंसिंग करनी है कि भाई इसके अंदर इतने होंगे इतने नहीं होंगे, मोल लेना है, ग्राम नहीं लेना है। ये मत समझना कि इसके 1 ग्राम के अंदर 4 ग्राम एटम होंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों को पता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 मोल 1 ग्राम अमोनिया हो और वो 4 ग्राम आपके पास एटम जनरेट कर दे? फिर तो मास इंक्रीज हो जाएगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा? फेल। इसीलिए आपको मास के हिसाब से रिएक्शन को ना चलाते हुए मोल को चलाना है या नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में चलाना है। जरा देखो, अमोनिया का मोलर मास फाइंड करते हैं, क्योंकि वेट हमें दे रखा है। वेट ऑफ अमोनिया, वेट ऑफ अमोनिया किसके बराबर होगा? 4.25 ग्राम ना। और जो अमोनिया का मोलर मास होगा वो तो मैंने आपको सिखाया ही हुआ है बेटा, कैसे निकालते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने आपके पास एटम होंगे उन सारे एटम का एटॉमिक मास जोड़ लो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। हमने लिखा 1 इंटू में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास प्लस के 3 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास तो सब लोग जानते ही है ना, 14 होता है भाई। तो क्या लिखूंगा मैं? 1 इंटू में 14 प्लस 3 इंटू में 1, ऐसे लिख देंगे। और ये हमारे पास कितना आएगा बेटा जी? 7। कितना आया? सॉरी 17। 14 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आया? 17। अब जरा देखो, अगर मुझे इसके मोल निकालने हो तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना दे रखा है? 4.25 डिवाइड बाय 17। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 टाइम कट जाएगा और ये हमारे पास कटेगा बेटा जी कितने? 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1/4। कितने मोल आ गए हमारे पास अमोनिया के? 1/4। अब आप समझने की कोशिश करिएगा अमोनिया के बारे में। अमोनिया के अंदर 2 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन भैया और हाइड्रोजन भैया। अब मुझे एक बात बताओ कि एक अमोनिया के अंदर कितने नाइट्रोजन? आप कहेंगे 1 है। और एक अमोनिया के अंदर कितने हाइड्रोजन? तो यहां आप कहोगे 3 है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है अमोनिया के अंदर। ये स्पेसिफाई नहीं किया कि नाइट्रोजन के पूछ रहे हैं या हाइड्रोजन के पूछ रहे हैं, उसने टोटल पूछ दिया। तो हम ये कहेंगे ना भाई कि अगर हम इसका एक पूरा मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके अंदर एटॉमिसिटी के हिसाब से 1 नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे। तो मैंने कहा हां ये बात सही है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स 4 एटम्स। क्या लिखा मैंने? 4 एटम्स, ऐसे लिख लिया बेटा, क्योंकि चाहे 1 नाइट्रोजन और 3 हो। फिर मैंने कहा कि मोल और मॉलिक्यूल बात एक ही होती है। मैंने बताया हुआ है ना कि मोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो जरा देखो भाई, यहां पर हमारे पास क्या आएगा बेटा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि 1 मोल, इस रिलेशन को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया कि 1 मोल ऑफ अमोनिया बराबर होगा हमारे पास 4 मोल ऑफ एटम्स के बराबर। राइट और रॉन्ग? आप कहेंगे हां सर इतने ही एटम्स के बराबर होगा। अब मुझे आप ये बात बताओ बेटा, छोटी सी एक सिंपल ही बात बताना। 1 मोल के अंदर 4 मोल एटम हुए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे राइट हैंड साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिर्फ मैथमेटिकल प्रिंसिपल लगाना है। आप लगाओगे सर 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में तो हमने यही पढ़ा है कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर रखने के लिए जितने से मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई हमें राइट हैंड साइड से भी करना होगा। तो जरा देखो भाई, यहां पर हमने कहा कि अगर मेरे पास 1 मोल अमोनिया के अंदर इतने हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास जो अमोनिया के मोल है वो 1/4 है ना। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि 1/4 मोल ऑफ अमोनिया, मोल ऑफ NH3 कंटेन्स 1/4 इंटू में 4। देखो 4 पहले से ही था, 1/4 मैंने जैसे मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास आएगा 1/4 इंटू में 4 मोल ऑफ एटम्स। क्या मैं यहां पर देख सकता हूं? इतनी मैथमेटिक्स तो मुझे आती ही है कि भाई 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, यहां पर क्या बचा? 1। तो यह बात प्रूफ हुई कि 1/4 मोल ऑफ अमोनिया के अंदर 1 मोल जो है एटम्स होंगे। जब एटम्स के मोल आ ही गए हैं, एटम्स कितना आया है? 1 मोल। आपको पता है कि 1 मोल के अंदर दुनिया के कोई भी पार्टिकल हो, चाहे किसी इंडिविजुअली एटम की बात करें, चाहे आप किसी मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है बेटा, चाहे टोटल की बात करें, कहने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कि 1 मोल के अंदर अगर टोटल पार्टिकल होते हैं तो वो होंगे हमारे पास एवोगैड्रो कांस्टेंट यानी 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। अब जरा देखो कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। आप ध्यान से देखोगे यहां पर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है
और यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास 6 इंटू में 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ए ऑप्शन को आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलो अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आना चाहिए बेटा। कैसे किया था कि हमने एटॉमिसिटी निकाली, रिलेशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि एटॉमिसिटी का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही इसलिए याद रखना है कि हमें बस रिलेशन बनाने आ जाए, मैथमेटिकल रिलेशन बनाने आ जाए। अगर हमें मैथमेटिकल रिलेशन बनाने आ गए फिर तो छोटा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। अब जरा देखो भाई, बढ़ते हैं आगे। यहां पर दिया है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर तो जाएंगे बाद में, पहले हम ये देख लें कि मीथेन के अंदर कितने मोल हैं और उनके मोल के अंदर कितने कितने टाइप के एटम हैं। क्योंकि जब तक आपको एटम के बारे में नहीं पता होगा, एलिमेंट के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप क्या कर सकते हो, ये तो नहीं बता सकते इसके अंदर कितने एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, नहीं कर सकते। तो जरा देखो क्या करना है हमें दिया है वेट ऑफ मीथेन यानी CH4, वेट ऑफ CH4 बराबर 1.6 ग्राम। ये बात आप जानते हैं ना बेटा। और आपको यह भी पता होगा कि CH4 का अगर मुझे मोलर मास फाइंड करना हो तो मोलर मास किसके बराबर आएगा, 1 इंटू में कार्बन का एटॉमिक मास और प्लस के 4 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप कहेंगे यस सर, ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है। तो जरा देखो, कार्बन के एटॉमिक मास की जगह पर हम 12 लिखेंगे और प्लस के हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की जगह पर हम 1 लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16। यानी मीथेन का जो मोलर मास है वो कितना है, 16 यूनिफाइड या 16 ग्राम पर मोल। अब जरा देखो, ये वैल्यू हमें ग्राम में दे रखी है, ये हमने कैलकुलेट करेंगे भाई किसमें, ग्राम पर मोल में। क्यों? क्योंकि हमें जो है वेट निकालना है, सॉरी मोल निकालने हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वैल्यू रखी 1.6 डिवाइड बाय 16, यानी मोलर मास यही हुआ। ये पॉइंट जैसे हटेगा क्या नीचे 10 आएगा? आप कहोगे बिल्कुल सर, इतना मैथमेटिक्स तो हमें आता है। तो देखो 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16 पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, और ये 10 नीचे रह गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 1/10 को 0.1 कह सकता हूं? क्या मैं 1/10 को 0.1 कह सकता हूं? तो आप कहेंगे यस सर, ऐसा तो हो सकता है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। हमें पता है कि भाई एक कार्बन के अंदर, एक मीथेन के अंदर अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहूं, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहूं, तो जरा देखो बेटा, CH4 के अंदर आपके पास कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी, 4। आप लोगों को यह भी पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं, वो होता है 6। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यस और नो? आप कहेंगे यस सर, ऐसा तो हमने पढ़ा है। आप लोग ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन रखता होगा एक मोलिक्यूल के अंदर, क्योंकि एक मोलिक्यूल के अंदर तो एक ही कार्बन हुआ ना, तो 1 कार्बन हुआ तो हम कहेंगे बेटा जी 1 इंटू में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की जगह पर 6 रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। और बेटा एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 1। तो बेसिकली 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, एक मोलिक्यूल के अंदर यहां पर हम मोल ना लेकर क्या लेंगे, मॉलिक्यूल ले लेंगे बेटा, क्योंकि हमारे लिए फिर आसान पड़ेगा कि पार्टिकल वर्सेस पार्टिकल होना चाहिए, मोल वर्सेस मोल होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। मोल हमारे पास आ चुके हैं, मोल हमारे पास मीथेन के आ गए, बस मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, मोल बराबर होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्या लिखा मैंने, गिवन मास, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो यदि मैं मीथेन के यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहूं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहूं तो मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास क्या आएगा बेटा कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होंगे मोल इनटू में एवोगैड्रो कांस्टेंट। मोल हमारे पास 0.1 है, एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 है। और यदि आप यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना भी चाहें तो हमारे पास आ जाएंगे 0.1 इंटू में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, हम यहां पर एक रिलेशन समझे थे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है
और जितने से मुझे मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करनी पड़ेगी उतने ही राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक्चुअल में मीथेन के कितने मॉलिक्यूल है ये भी तो पता होना चाहिए ना, और वो मैंने पीछे कैलकुलेट करा है। वो कितना आया है 0.1 इंटू में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। तो मैं क्या कहूंगा 0.1 इंटू में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर, मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर जितने से मल्टीप्लाई मैंने लेफ्ट हैंड साइड में करी है उतने से मल्टीप्लाई मुझे राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी, यानी 10 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आएगी 0.1 इंटू में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। अब जरा देखो बेटा 10 की मल्टीप्लाई जब हम 0.1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो जरा देखो भाई यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, और यही आपके पास करेक्ट आंसर भी होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा आपके पास 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। तो इस तरह से जो है एटोमिसिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बेटा जी मोल्स के अंदर, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो पहले वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। क्या बोला मैंने कि पहले पूरे मीथेन का वेट था, मोलर मास फाइंड करके इसके मोल निकाल ले, फिर ये देखा कि उतने मोल में मीथेन के कितने पार्टिकल हैं या कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हम लोगों को ये बात तो पता है ना कि एक मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर जब हमारे पास 2 मीथेन मॉलिक्यूल आते तो उससे डबल हो जाते, 3 होते तो ट्रिपल हो जाते। तो हमने देखा कि इतने आए हैं, इतने में कितने होंगे, तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल ही बात, और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 बेटा। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का होल ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो बेटा इसके हमें मोल कैलकुलेट करने हैं, लेकिन यहां पर हम एक रिलेशन निकालेंगे जब हम इसकी बात करेंगे Mg3PO4 का होल ट्वाइस की। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कभी भी इसी कंडीशन में आओ, अलग अलग एलिमेंट दे रखे हो, तो आप उसकी क्या लिखोगे, एटोमिसिटी। आपने क्या काम किया, मैग्नीशियम फास्फोरस ऑक्सीजन को अलग अलग लिख दिया। मैग्नीशियम कितने थे इसके अंदर बेटा जी 3, फास्फोरस कितने थे इसके अंदर 2, क्योंकि हमने देखो यहां पर होल ट्वाइस किया हुआ है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा जी 8, राइट, यही बात होगी, यहीं तक आपने पढ़ा हुआ है। अब जरा देखो बेटा मैग्नीशियम के 3, फास्फोरस के 2, ऑक्सीजन के 8, यहां से रिलेशन क्या मिला, हम कहेंगे कि 8 ऑक्सीजन एटम्स, या इसको हम कह सकते हैं 8 मोल, क्योंकि मोल में तो रिलेशन चलना ही है, 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो बराबर होंगे 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट के बेटा जी, जो कि मैंने यहां पर अभी लिखवाया है। ठीक है, ये रिलेशन बन गया, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन की देखना है तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी देखेंगे और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे, तो हमारे पास क्या आया कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के बराबर थे। अब जरा देखो भाई, अगर मैं यहां पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसा तो हो जाएगा। तो जरा देखो यहां पर हमारे पास आएगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मैंने यहां पर किसके लिए 1, ये 8 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गया, तो मेरे पास कितना आएगा 1/8 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस। क्या बोला मैंने? Mg3PO4 का होल ट्वाइस। जब मुझे एक ऑक्सीजन के बारे में पता है कि एक ऑक्सीजन एटम इतने में रहता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम इसके डबल में रहेंगे और 3 ऑक्सीजन एटम इसके ट्रिपल में रहेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि भाई हमें बताना है कि 0.25 ऑक्सीजन एटम जो मोल होंगे वो किस में रहेंगे, और यहां पर मोल की बात करी है। तो मैंने आपको एक और बात बताया था, यहां पर जब मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो उतने से मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का ये रूल है, किसी भी इक्वेशन में जितने से मल्टीप्लाई आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे उतने से ही हमें राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बहुत मतलब टफ नहीं है, इसलिए कोई भी बच्चा इन कैलकुलेशन से डरेगा नहीं, क्योंकि आगे चलकर आपको ये सीखनी ही है, डरने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है भाई, तो आगे हम लिखेंगे 1/8 एज इट इज जो पहले था, इनटू में 0.25, ठीक है भाई, मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस।
तो बेसिकली ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, यहां पर ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है ये किसके मोल हैं? ये Mg3PO4 के ही तो मोल हैं, और ये तब वाले मोल हैं जब उसके अंदर ऑक्सीजन कितना होता है 0.25 मोल, और यही तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है। आपने क्या काम करना है, इसको बस सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके अपना आंसर लिख देना है। क्या आएगा आंसर जरा देखो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे आएगा आपके पास 2 जीरो, ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि भाई 25 बन जाए 25 और यहां पर आएगा 4, तो बेसिकली हमारे पास आएगा ये 1/8 इंटू में 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम Mg3PO4, मैग्नीशियम फॉस्फेट का होल ट्वाइस। और जो भी आंसर आपको यहां पर दिया होगा बेटा उसी को हमें मैच करके आगे लिख देना है। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आया है, ये क्वेश्चन आईआईटी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये क्वेश्चन आईआईटी प्रीवियस ईयर का ही है बेटा, और ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। आपके अंदर वो सारे पोटेंशियल है, आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको लगेंगे भी नहीं कि क्या ये आईआईटी क्वेश्चन हो सकता है, आपके सामने से जाएंगे कि हाँ ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, शायद 2015 या 2004 के 5 के आसपास ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि एटॉमिसिटी कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या बेटा, कि एस्पिरिन हैज फॉर्मूला C9H8O4, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन अ टेबल वेइंग 360 ग्राम। चलिए भाई 1 मिनट का समय देंगे हम लोग, यहां पर वापस इसको कन्वर्ट करेंगे और पीसी में हम लेकर आ गए। चलो देखो बेटा क्या लिखा हमने, एस्पिरिन हैज द फॉर्मूला C9H8O4, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन ए टेबल वेइंग इतना। मैं आपको हिंट बताता हूं, आपने क्या काम करना है, तो एस्पिरिन है C9H8O4, कार्बन का एटॉमिक मास आप जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप जानते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप जानते हैं, तो सबसे पहला काम होगा इसका मोलर मास फाइंड करना, पहला काम मोलर मास फाइंड करना। दूसरा काम जो इसका वेट दे रखा है, ये सेकंड काम बता रहा हूं बेटा, इस वेट को कन्वर्ट करना है ग्राम में, किसमें करना है, ग्राम में, और फिर आप क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। मोल का फॉर्मूला कितना होगा, गिवन नंबर ऑफ मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, मोल आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने में क्या दिक्कत है। आप कहोगे कि 4 ऑक्सीजन जो है एक के अंदर प्रेजेंट था, क्या कहा मैंने कि एक एस्पिरिन के अंदर 4 ऑक्सीजन थे, तो भाई इतने एस्पिरिन के अंदर कितने होंगे, उसी को आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको तो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेटा जी आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप प्रूफ करेंगे, आप करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है एस्पिरिन वाले, दवाई वाले, जो अलग अलग नाम से होते हैं, थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ अलग सा पूछ लिया, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है। लेकिन एक में भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसकी प्रैक्टिस है या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को क्या करेंगे, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेजेंगे या नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए भाई, इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन to be the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of a substance। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां पर आपको एक कहानी समझाऊंगा, और वो कहानी है किसकी भाई, पुराने जमाने की 1961 की, जहां पर मैंने आपको AMU क्या बताया था, AMU या यूनिफाइड की बात करी थी। अब यूनिफाइड यूज करते हैं, लेकिन पहले AMU था। हुआ क्या कि 1961 के आसपास जो है बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट ने क्या काम करा, एटम का वेट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, वेट कैलकुलेट करते हुए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई होगी, वेट कैलकुलेट करते हुए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई होगी, और हम सोचेंगे कि यार उनको कैसी प्रॉब्लम हुई होगी। मान लो अगर आपके पास कोई वेइंग मशीन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन करने वाला ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि आपका वेट ये है। जैसे किसी बच्चे का वेट 20 किलोग्राम है, 20 तो बहुत कम हो जाएगा, चलो मान लो 40 किलोग्राम है, तो 40 किलोग्राम कैसे होगा, उसने किसी भी वेइंग मशीन की हेल्प से या बाट की हेल्प से अपना वेट तोला होगा, तभी तो उसका 40 किलोग्राम आया होगा, राइट और रॉन्ग। तो ऐसे ही क्या हुआ कि लंदन की एक लैब में हुआ क्या कि प्लेटिनम का एक बार लिया गया, जिसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये 1 किलोग्राम है,
और उसके बराबर 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 के आयरन के बांट बनाए गए, वेट बनाए गए और उनको दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और कहा गया कि ये 1 किलोग्राम है। और जब आप मार्केट में कहीं भी जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, चाहे आप संतरे खरीदें, आलू खरीदें, भिंडी खरीदें, कुछ भी खरीदें बेटा, आपको जब वो खरीदते मतलब कुछ भी सामान देता है तो आपको तोल के ही देता है ना। वो ऐसे ही करता ना कि एक तरफ 1 किलो का बांट देता है, दूसरी तरफ सब्जी रखता है और आपको दे देता है। ये हमें कैसे पता है कि हमने उस बांट में जो 1 किलोग्राम लिखा है वही 1 किलोग्राम है? हो सकता है वो कुछ और भी हो, लेकिन एक्चुअल में हम उसको स्टैंडर्डाइज करके मान के चलते हैं। इस दुनिया में आप एक्यूरेट किसी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप एक्यूरेट किसी को मोटा भी नहीं कह सकते, पतला भी नहीं कह सकते, किसी को बराबर भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप लोगों ने कार्टून में देखा होगा बेटा मोटू पतलू की कहानी, तो मोटू हमारे पास क्या होता था, मोटू बहुत मोटा होता था और पतलू जो होता था वो बहुत पतला होता था, ऐसे टाइप का। तो मुझे बताओ ये मोटू मोटू क्यों है? क्योंकि इसके कंपेयर में ये मोटा है, और ये पतलू पतलू क्यों है? इसके कंपेयर में पतलू है, क्या पतला है। तो कहने का मतलब दुनिया में जितने भी एनालाइज हैं, जितनी भी हम चीजें पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेटिव होती है, किसी के रेस्पेक्ट में होती है, कंपेरेबल होती है। उस जमाने में जो है बेटा जी क्या हुआ कि हम जो है एटम्स का मास कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या सोचा कि इन सारे के सारे एटम्स में से किसी एक एटम के रेस्पेक्ट में, मतलब एक को स्टैंडर्ड मान के बाकी सबका मास कैलकुलेट करके देखते हैं। और वो एटम कैसा होना चाहिए हमारे पास? वो एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी अबंडेंस ज्यादा हो। मतलब हमने 4 वहां पर फोकस किए, 4 रूल। क्या? पहला कंडीशन यह है कि उसकी अबंडेंस ज्यादा होनी चाहिए। क्या लिखा मैंने? अबंडेंस ज्यादा होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन तो जो है, कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, C4 कार्बन, C4 कैप्टन मान लेना बेटा जिसको, कि पूरे के पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनका जो मास कैलकुलेट करा जाता है किसी कंपेयर में, वो कार्बन से किया जाता है। और याद रखने के लिए हम यूज करेंगे कैप्टन, चाहे विराट कोहली चाहे MS धोनी, जो आपका मन करे, ठीक है बेटा। तो अबंडेंस जो है वो कार्बन की इस दुनिया में 6 नंबर पर पाई जाती है, बहुत अधिक अबंडेंस है। तो हमें एलिमेंट भी ऐसा चाहिए था जो आपके पास जिसकी अबंडेंस ज्यादा हो। कंडीशन नंबर 2, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो जनरली आसानी से रिएक्शन भी ना करे, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कोयला देखा है? कोयले को अगर हम ओपन में छोड़ देते हैं तो क्या वो खुद से कभी रिएक्शन कर लेता है? क्या उसका कंबशन हो जाता है अपने आप से? तो आप कहेंगे नहीं। कोयला बहुत दिनों तक किसी के भी घरों में, किसी भी कारखाने में, किसी भी खान में पड़ा रहता है, वो किसी के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता। तो हम कहेंगे कि कार्बन जो है वो मोर रिएक्टिव भी नहीं है। यही हमें चाहिए भी था। दूसरी कंडीशन ये है, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो बेटा जी आपके पास लीस्ट रिएक्टिव भी ना हो। मोर रिएक्टिव की तो बात छोड़ो, वो क्या होना चाहिए? लीस्ट रिएक्टिव भी ना हो। यहां पर मोर की जगह पर आप मोस्ट कर लेना बेटा जी, मोस्ट रिएक्टिव भी ना हो और लीस्ट रिएक्टिव भी ना हो। लेकिन ये बात आप जानते हैं कि कोयले में या कार्बन में अगर हम थोड़ी सी आग लगा देते हैं तो वो जलने लगता है। जलने का मतलब क्या होता है? कंबशन होना। कंबशन होने का मतलब क्या होता है कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो उसको हम कंबशन ही कहते हैं, ठीक है। अगर वो प्रोसेस आपके पास एक्सोथर्मिक है तो लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। तीन कंडीशन हमें याद हो गई। और 4th कंडीशन जो हम याद रखेंगे बेटा वो होगी हमारे पास क्या, कि उसके जो आइसोटोप हैं वो भी मिनिमम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मिनिमम आइसोटोप होने चाहिए। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कार्बन को हमने स्टैंडर्ड एलिमेंट क्यों माना गया, क्या रीजन थे? तो ये चारों रीजन आपको पता होने चाहिए कि उसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर, अभी भी है, वो मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, वो लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, और वो मिनिमम आइसोटोप ही रखता है, उसके ज्यादा आइसोटोप भी नहीं है। आप लोगों को पता हो कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें 99.95% तो आपके पास कार्बन 12 भी होता है। कार्बन 13 और कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए बनते हैं, बिल्कुल 0.00% उनका बेटा अबंडेंस होता है, तो उसको हम जनरली मानते ही नहीं है, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पर मोटू पतलू की कहानी खत्म, तो मोटू पतलू को मैंने यहां से भगा दिया बेटा। अब इसने क्या कहा? इसने कुछ रिलेशन बताया। एक्चुअल में हम एक बात जानते हैं, वो क्या है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम बराबर किसके बराबर होगा बेटा जी? 12 AMU के। उस जमाने में
जो यूनिट रखी जाती थी वो 12 AMU थी और वो 12 होते थे उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल, और वो कौन थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर हमें एक बात पता लगी कि एक्चुअल में अगर हम किसी का भी मास निकालते हैं या 1 AMU निकालते हैं तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा इधर इसकी, तो यहां पर क्या आएगा बेटा जी कि 1 AMU जो होगा वो बराबर होगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम विद रेस्पेक्ट टू 12। ठीक है, तो ये हमारे पास उस टाइम में 1961 में रिलेटिव मास कैलकुलेट किया जाता था और आज भी जो है रिलेटिव मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, चलो हमने यहां पर कार्बन मान लिया, अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन मान लेता तो मुझे रिलेशन क्या बनाता मैं? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 AMU, यही होता ना। फिर क्या होता? मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइड बाय कितना लिखता? 16। मैं इसकी जगह नाइट्रोजन लिखता तो वैल्यू चेंज होती रहती। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मोटू का वेट 10 किलोग्राम है और पतलू का वेट 5 किलोग्राम, तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि पतलू जो है मोटू से 5 किलोग्राम सस्ता है, या कह सकते हैं बेटा जी कम वेट वाला है, और मोटू जो है वो क्या है? पतलू से 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट रखता है। लेकिन क्या किसी के वेट से कंपेयर करने पर उसका खुद का वेट कोई चेंज होगा? बताओ यार, क्या मोटू का 10 किलोग्राम पहले था अब भी वो 10 किलोग्राम रहेगा, और पतलू का क्या बेटा जी पहले भी 5 किलोग्राम था अब भी 5 किलोग्राम रहेगा? रिलेटिव कंपैरिजन करने पर किसी भी एटम का एक्चुअल वेट चेंज नहीं होता, या किसी भी इंसान का एक्चुअल वेट चेंज नहीं होता। यह बात हमें याद रखनी है, और इसी बेसिस पर यह क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बेटा जी IIT प्रीवियस ईयर है। जब आप PYQ उठाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, तो वहां पर आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। और सुनो एक और बात, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है कि PYQ आप कर नहीं पाओगे, IIT के क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। ऐसे क्वेश्चन हम मतलब क्लास के अंदर ही कर लेंगे जिनका आपको पता भी नहीं चलेगा कि IIT क्वेश्चन थे भी या नहीं। जब आप कभी PYQ करने बैठोगे ना तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पहले से ही हो जाएंगे। चलो खैर, अभी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? इसने कहा कि इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, कि अगर हम कार्बन एटम को 1/12 की जगह पर 1/6 मान लें, कंपैरिजन ही किया है। उसने कहा कि इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट AMU में, तो कहा कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, क्या किसी सब्सटेंस का मास में कुछ डिफरेंस आएगा? तो हमने कहा ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज ट्वाइस, क्या दुगना घटा? तो हम कहेंगे नहीं, घटेगा क्यों? मास तो कंजर्व रहता है। यहां पर लिखा इंक्रीज 2-fold, क्या वो बढ़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं, इंक्रीज भी नहीं रहता क्योंकि मास तो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो लिखा सी ऑप्शन में रिमेन्स अनचेंज। अरे यही तो बात मैं समझाना चाहता था कि आप किसी के साथ रिलेशन करो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ कंपेयर करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो एक्चुअल वेट है वो तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो यहां पर हम कहेंगे कि हां रिमेन्स अनचेंज, और इसी क्वेश्चन को आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा कि कैसे कैसे हमने जो है यहां पर इस क्वेश्चन को करा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है बेटा जी IIT प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन अब आपको करना है। अब बढ़ते हैं भाई आगे। द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर इज, मास ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर। IIT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, सब कर सकते हो आप, सब हिम्मत है आप में के अंदर, सीख चुके हो आप क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का कुछ पार्ट। देखो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने, एलिमेंट कितने। हमने देखा इसके अंदर तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो टाइप के एलिमेंट है। हाइड्रोजन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन के बेटा जी कितने हो जाएंगे? 1। यही होगा ना। अब जरा देखो, अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं, यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि अगर मैं इसका एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो मुझे ऑक्सीजन के 1 मोल लेने पड़ेंगे, यानी एक एटम लेना पड़ेगा। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में चलाओ रिलेशन या मोल में चलाओ, बात तो एक ही है, क्योंकि मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ना बेटा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऐसा होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक के अंदर तो एक ही है।
तो अगर मैं 3.6 मोल लेता हूं वाटर के, तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3.6 से मल्टीप्लाई कर दी, और मैं लिखूंगा यहां पर 3.6 मोल ऑफ H2O कंटेन 3.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां ऑक्सीजन का मोल आ गया 3.6? हमें वेट निकालना है। मोल भी ऑक्सीजन की अमाउंट है, वेट भी ऑक्सीजन की अमाउंट है, और वेट जो इसका अमाउंट का रिलेशन होता है मोल्स में, वो क्या होता है वेट के साथ, कि मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन एक एटम है, एक एलिमेंट है। तो यहां पर आएगा हमारे पास कितना, 3.6। वेट हमारे पास कितना था बेटा जी, 3.6। एटॉमिक मास हमें क्या करना था भाई, अच्छा वेट हमें कैलकुलेट करना था, वेट हमें कैलकुलेट करना था, और एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है बेटा जी, 16, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। तो वेट किसके बराबर आएगा बेटा जी, 3.6 इंटू में 16। इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 6 कितने होते हैं बेटा जी, 96। कितने हो जाएंगे, 96। तो हम इसका 6 लिखेंगे, 9 कैरी। और हम लोग जानते हैं कि 16 3 कितने होते हैं, 48, और 48 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57। एक पॉइंट लगाएंगे तो 57.6 जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा, वो भी इन ग्राम में। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए बेटा, आज के लेक्चर में जो जो मैंने आपको समझाया उसको आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो को बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट में हमें क्या मिसिंग है और कैसे हमें समझ में आया। लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको डीपीबी भी सॉल्व करनी है। अगर आप डीपीबी सॉल्व करोगे और क्वेश्चंस को भी लगाओगे, तो इसी के चलते चलते मैं बता रहा हूं कि आईआईटी तक जाने पर हम कम से कम 20-30 हजार क्वेश्चन कर चुके होंगे, और पीवाईक्यू की तो आपकी क्लास में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।